हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धनराज कुमार आपके अपने परिवार स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलते हैं, आज हम ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यू भी हैं, साथ साथ में आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आपने ज़्यादा बातचीत न करते हुए यदि हम हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिघले हुए मैग्मा होते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या कहलाता है। जो मैग्मा होता है जो पिघल के पृथ्वी के ऊपर से निकल जाता है और बाहर आके धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या आग्नेय शैल कहते हैं, उसको अवसादी शैल कहते हैं, रूपांतरित शैल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो आपको बता दे जरा, ये जो पृथ्वी की हमारी पृथ्वी की मान लो ये सबसे निचली सतह हो गई, क्या होती है? ये पृथ्वी की सबसे निचली सतह हो गई, क्या हो गई? पृथ्वी की, जिसको क्या बोलते हैं? इसे कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और जो दूसरी होती है उसको क्या बोलते हैं डियर? उसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और जो लास्ट वाली परत होती है, जो ऊपरी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CRUST। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। किस में होता है? ये 3 भागों में डिवाइड होता है। और जो लावा होता है, इसी से जब ऊपर पृथ्वी के सतह, मान लो ये पृथ्वी हो गया, और यहाँ से जब यहाँ से नीचे से मैग्मा जाता है और ऊपर निकल करके कहीं से थोड़ा बड़ा जगह पा के ऊपर जाके जब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या पता है? आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? उसको आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आग्नेय शैल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के नीचे जो पत्थर क्या होता है, पिघल के, और वो मैग्मा जो होता है उसको पिघल कर वो धीरे धीरे वो शांत पड़ जाता है, धीरे धीरे वो उसको सूखा हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बेसाल्ट कहते हैं और लोकोलिथ कहते हैं या लावा कहते हैं? जो लावा जो पृथ्वी के हमारे अंदर नीचे पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं, जो हमेशा आग की तरह धधकता रहता है, और वही जब ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? जो पृथ्वी के नीचे पिघले हुए जो पत्थर रहते हैं उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। पपड़ी यानी भूपर्पटी, यानी क्रस्ट दिया है आपको। क्या हो जाएगा? भूपर्पटी। किस पे हो जाएगा? भूपर्पटी। भूपर्पटी से मुख्य रूप से शामिल है। क्या बॉक्साइड है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? तो आपको जरा सा बता दें कि ये जो हमारी पृथ्वी की जो लेयर होती है, आपको जो पृथ्वी होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, और ऊपर होता है, ऊपर किन किन लोगों से किन के बनी है? ये इसको कोर बोलते हो। क्या बोलते हो डियर? कोर बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके मेंटल बोलते हैं। इसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना होता है? ये जो क्रस्ट होता है वो क्रस्ट किससे मिलकर बना होता है? ये सिलिका, किससे डियर? सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? सिलिका और किससे मिलकर बना होता है डियर? एल्युमिनियम से। किससे मिलकर बना होता है? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से, मिनियम से। किससे मिलकर बना होता है? एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। जो आपका क्रस्ट ऊपरी वाला भाग होता है पृथ्वी का, तो किससे मिलकर बना होता है? ये जो 3 प्रकार की लेयर टाइप की पाई जाती हैं, और ये जो नीचा होता है उसको कोर बोलते हैं, दूसरे को मेंटल बोलते हैं और तीसरे को क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा किसकी? सिलिका। किससे मिलकर बना होता है डियर? सिलिका से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से। सिलिका से मिलकर बना होता है और एल्युमिनियम। तो आते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन क्या कह रहा
है। हमारा ऑप्शन कह रहा है कि जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जो ऊपर वाली होते हैं उसको, जो क्रस्ट से बना होता है उसको भूपर्पटी बोलते हैं, और इसमें पपड़ी दे दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा किससे मिलकर बनाती होती है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, तो इसमें एल्युमिनियम तो है नहीं न, क्या है आपका सिलिका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के तल के नीचे जो क्या होता है, पत्थर होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मैग्मा होता है वो शांत होकर, जो ठंडा होकर धीरे धीरे वो जम जाता है तो मैग्मा का रूप ले लेता है। और क्या होता है? मैग्मा का रूप ले लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है, क्या उसे स्फीयर कहते हैं? क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। पपड़ी को आप क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। यानी आपका जो इंग्लिश में दिया रहेगा क्रस्ट, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, तो या तो ऑप्शन नंबर बी है क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या आवर कवर कहते हैं। जो सेंटर होता है, केंद्र, क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है, जो क्रस्ट होता है, क्या होता है डियर? क्रस्ट होता है। जो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम और सिलिका का मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं? उसको भूपर्पटी बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? उसको भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं, जिसका ट्रांसलेशन में आपको दिया है पपड़ी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी की, क्या बोल रहा है? पृथ्वी की पपड़ी यानी भूपर्पटी पर, किस पे डियर? भूपर्पटी पर। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? अभी हमने आपको इससे पहले ही बताया, जो पृथ्वी होता है क्रस्ट होता है डियर। क्या होता है? क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है मेरे डियर फ्रेंड्स। तो उसमें आपका 2 धातुओं से मिलकर बनी है। पहला क्या है? सिलिका है। क्या है? सिलिका है। और दूसरा क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। क्या है डियर? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। मिनियम है। ये दो से मिलकर आपका बना है। तो वही बोल रहा है जो ऊपरी का क्रस्ट होता है, ऊपरी का जो भूपर्पटी होता है, वो सबसे ज़्यादा, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा धातु होता है? तो आपका 2 धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये ऊपरी, सबसे ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट बोलते हैं। तो क्या पाया जाता है? क्या जिंक है, तांबा है, एल्युमिनियम है या आयरन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर, क्या बोल रहा है? कैलिफोर्निया। क्या बोल रहा है? सी फॉर कैलिफोर्निया। आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। किससे? एल्युमिनियम से सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है या भूकंप किससे मापा जाता है? क्या बेफोर्ड पैमाने से मापा जाता है या डेसीबल में मापा जाता है, न्यूटन से या रिक्टर पैमाने में? जो भूकंप होती है वो किससे मापी जाती है? ऐसे स्केल होता है। क्या होता है? स्केल होता है, उस पर ऐसे बना होता है, उस पर किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किससे मापी जाती है मेरे फ्रेंड्स? तो रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है कि रिक्टर पैमाने की तीव्रता मापी जाती है, नापी जाती है, उससे क्या मापी जाती है? क्या ज्वालामुखी मापी जाती है, या जो आपका अर्थक्वेक मापी जाती है, या जो सुनामी आती है वो मापी जाती है, चक्रवात जिसे साइक्लोन कहते हैं, क्या मापी जाती है? क्या मापी जाती
है। तो आपको अभी इसके पहले ही आप लोगों ने पढ़ा कि जो क्या होती है उसको भूकंप मापी जाती है, अर्थक्वेक मापी जाती है रिक्टर पैमाने से, उसके क्या जाते हैं भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है वो बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो वायुमंडल की परत से आपको देखने को मिल ही जाता है। कि क्या बोल रहा है कि जो आपकी क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वायुमंडल में 99% जो भाग होता है किन दो गैसों से मिलकर बना होता है। तो किन दो गैसों से मिलकर बना होता है, ये मान लो आपकी वायुमंडल की पृथ्वी हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी दो गैसें मिलकर बनी हैं, कौन सी दो गैसें मिलकर बनी है आपको पता होना चाहिए। एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन से। जो नाइट्रोजन होता है डियर, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है, जो नाइट्रोजन होता है वो 78% पाई जाती है। जो आपका O2 होता है फ्रेंड्स, वो कितना पाई जाती है, जो O2 होता है वो 21% पाई जाती है। कितना पाई जाती है डियर, वो 21% पाई जाती है। तो आपका मैक्सिमम ये दोनों ही गैसें कितनी हो जाती है, लगभग 99% हो जाती है। कितना पाई जाती हैं, लगभग 99% यही दोनों कैसे पाई जाती हैं जो हमारी वायुमंडल है। तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन कह रहा है वायुमंडल में 99% कितना, 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं। क्या ओजोन एवं ऑक्सीजन आपने ऐसा नहीं पढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपने ओजोन ऐसा पढ़ा नहीं, आर्गन एवं ओजोन नहीं पढ़ा। तो आपका ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। कि क्या, ऑक्सीजन एवं जो नाइट्रोजन है, जो कि आपका नाइट्रोजन 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। और जो O2 होता है वो लगभग 21% होता है। यही कितना होता है, लगभग 99% हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डियर, आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या है कि पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। किस में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी की कितने लेयर पाई जाती है। जो सबसे नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, पहली पर होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है डियर, क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद आपका क्या होता है, समताप मंडल। क्या होता है डियर, समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद क्या होता है डियर, समताप मंडल के बाद क्या होता है, मध्यम मंडल होता है। क्या होता है डियर, मध्यम मंडल। मध्यम मंडल क्या होता है डियर, मध्यम मंडल पाया जाता है। मध्यम मंडल के बाद आपका क्या बोल रहा है, मध्यम मंडल के बाद आपका होता है तो तापमंडल। क्या होता है, तापमंडल पाया जाता है। उसके बाद आपका बहिर्मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है। तो यही बोल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन, ये 5 परत होती हैं, 1 2 3 4 और 5 परत होती है। तो सबसे ऊपर कौन सी बहिर्मंडल होती है, उसके पास तापमंडल होती है, फिर मध्यम मंडल होती है, फिर समताप मंडल होती है, और जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो वही बोल रही है कि पृथ्वी के वातावरण के
किस सतह में ओजोन मंडल पाई जाती है? तो आपका ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में आपका क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत होती है, जो क्या होती है हमारी ओजोन परत, वो क्या होती है? जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें, क्यों अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है? परावैंगनी किरणों से हमें सहायता करती है, रोकती है। परावैंगनी किरणों से हमें रोकती है। क्या करती है? परावैंगनी किरणों से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है सूर्य से आती है, जो सूर्य से आने वाली, सूर्य से अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, यानी परावैंगनिक किरणें, जो हमारी स्किन के रोग हो जाते हैं, यदि आप कहोगे तो आपकी स्किन के रोग हो जाते हैं यदि सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें यदि वो न रोके परावैंगनिक किरणें, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको बहुत सारे स्किन रोग हो जाएंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ये ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? आपका जो सबसे गर्म परत होती है वो कौन सा होती है? क्या थर्मोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है? तो गर्म का मतलब ही होता है थर्मा। क्या होता है? गर्म का मतलब ही होता है थर्मोस्फीयर होती है, वो सबसे ज़्यादा गर्म परत होती है। क्या होती है डियर? वो सबसे ज़्यादा गर्म परत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, अब आ गया आपका EVS पेडागोजी। क्या आ गया डियर? पेडागोजी आ गया आपका। EVS पेडा आ गया। ये क्या है? पेडागोजी है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक एक्टिविटीज का निश्चय किया कि आप लोग घर पे क्रियाकलाप करोगे और निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सी है? वो जो सबसे बेहतरीन क्रियाकलाप होती है वो क्या होती है? कि बोल रहा है कि चार्ट के साथ, चित्र के साथ चार्ट तैयार कर लेना। क्या आप कोई चित्र बनाओ, चित्र के साथ साथ उसमें चार्ट बना लो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बीज को गमले में लगा दो। क्या आप कोई बीज लाओ, उसको गमले में बो दो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना कि अभी हाँ उसका जो अंकुर है अभी इतना निकला है, अभी कितना निकला, अभी इतना बड़ा हो रहा है, उसको देखने से। या आप कोई वीडियो पर क्लिप देख लो। सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका और सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा? आप ऐसे लाओगे, चित्र चार्ट बना लोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। और बीज को लाकर गमले में लगा दोगे, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का है उसके अंकुर को, उसका जो बीज का वो अंकुर होता है निकलते हुए कि हाँ अभी आज इतना बड़ा हुआ है, कल इतना बड़ा हुआ है, उसको देखते रहना, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब वीडियो क्लिप देख लोगे तो उससे आपका कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या बोलता है कि जो होती है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का, ये है आपका उप थीम पूछा है। क्या पूछा है? उप थीम पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए डियर कि जो थीम होती है वो कितनी थीम होती है? वो 6 थीम होती है। कितनी होती है डियर? वो 6 थीम होती है। कितनी थीम होती है? 6 थीम होती है। क्या होती है डियर? 6 थीम होती है। तो जो परिवार एवं मित्र है ये भी थीम का आता है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, और ये जो शेल्टर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे थीम में आता है। और जो जानवर और पौधे आते हैं ये उप थीम में आता है। किस में आता है डियर? उप थीम में आता है। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता
है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो किस पर आधारित होता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी बच्चों को पहले उसको कोई टच करा करके दिखा करके फिर उस पर काल्पनिक चीज़ें। मूर्त वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त वो होता है जिसे आई कैन नॉट टच, ओनली यू कैन फील, इमेजिन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। उसे क्या बोलते हैं डियर? उसको अमूर्त बोलते हैं। तो जो बच्चे ईवीएस होता है वो प्राइमरी लेवल पे होता है। किस में होता है डियर? प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले आप मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाओगे। ऐसा नहीं है बच्चों को आप अमूर्त, पहले उसको, छोटा बच्चा होता है उसको यदि आप अमूर्त चीज़ें पहले बता दोगे, आप एक कल्पना करो, आप ऐसा करो, तो वो कल्पना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उतनी इमेजिनरी शक्ति नहीं होती है। और वैश्विक से समान, पहले विश्व वैश्विक बताओ फिर आते आते धीरे धीरे समान बताओ, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अज्ञात, ऐसा नहीं, उसको पहले जो नहीं पता है उसके बाद ज्ञात। पहले उसको जो पता है, वो जो पहले अपना पूर्व अनुभव, जो बच्चा घर से कुछ लेकर आता है उसका जो पूर्व अनुभव होता है, उससे फिर धीरे धीरे आप रिलेटेड करके कोऑपरेट करते हुए आप फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना जाता है, न कि अज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर मूर्त से अमूर्त की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? जो बोलती हुई इमारतें, क्या है? बोलती हुई इमारतें किसके द्वारा से सबसे ज़्यादा संपादित की जा सकती है? मानचित्र और चित्र बना करके, व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, कोई सर्वे हो रहा है, उसका संचालन हो रहा है, उसके बाद उस पर हम चर्चा करके, या बच्चों को नारे लिखने के लिए कहना। क्या बोल रहा है कि बच्चे को लिख दो, नारे लिखने के लिए कहना। क्या बोल रहा है? बच्चे को नारे लगाने के लिए। जो बोलती इमारतें होती हैं, क्या बोलती हैं कि वो मानचित्र और चित्र बना ले, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। व्याख्यान मेथड में बच्चा एक्टिव रहेगा, ये शिक्षक के हित में होता है। शिक्षक सिर्फ आपका क्या बोलता है? सिर्फ लेक्चर देता है, लेक्चर मेथड आपको अपनाना ही नहीं है। और आपको क्या बोलते, कोई सर्वे कर रहे हो उसके बाद उस पर क्या करवा दो? चर्चा करवा दो। हाँ ये ऐसा था, तो बच्चे उस पर ज़्यादा एक्टिव होकर ज़्यादा सीख लेते हैं। और बच्चे से नारे लिखने के लिए कह दोगे तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा डियर? ए और सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी किस में है? ऑप्शन ए और सी पहले में ही है। तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन, क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय यानी थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये क्यों स्वीकार किया गया है? कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। जो संयुक्त में एक साथ और परस्पर संबंधित जो समझ होती है उसको और बेहतरीन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। ये जो शिक्षण विधि होता है, हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या टेक्निक से पढ़ाते हैं, उसको और आसान बना देता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह किसी के निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, कि हमारा ये विषय वस्तु है उसको सीमित करता नहीं, हमारी इतना ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, कि जो उनके पास अनुभव हैं, क्या है उसके पास अनुभव है, क्या उसमें सीख जाता है, क्या होता है? अनुभव को सीख जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यह क्या होता है? जो उसका संयुक्त और परस्पर जो समझ होता है उसको और सक्षम बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और शिक्षण को आसान बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शिक्षण वो टीचर के लिए कोई नहीं होता है। और यह निश्चित विषय वस्तु को सीमित नहीं करता है, ये कि नहीं हमें सिर्फ इतने विषय पढ़ना है, इतना विषय वस्तु हमारे सिलेबस में इतना ही होना चाहिए, उसको सीमित नहीं बनाता है। और विद्यार्थी का जो अनुभव होता है, क्या होता है? उसको सीखने के आधार पर उसको भी सक्षम बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी किस में है? सी में सही
है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गीता क्या है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल, वो दृष्टि बाधित है, थोड़ा उसको दिखाई कम देता है। और गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है कि, और गीता जो अध्यापिका है वो देख रही है जो उसका इकबाल स्टूडेंट था वो कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ पा रहा है, और उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। जो उसके क्लास में बोर्ड लगा है उसको पढ़ने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब आगे क्या बोल रहा है, कठिनाई हो रही है वह कक्षा की प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है, और जो कक्षा में जो प्रक्रिया हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, उसमें भाग नहीं ले पा रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, गीता को इकबाल को विद्यालय में आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, आप विद्यालय आओ। आपका क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन कह रहा है उसे घर पे पढ़ने की स्वीकृति नहीं, भैया तुम विद्यालय मत आओ, वहीं घर पे पढ़ते रहो, आपको विद्यालय आने की क्या जरूरत है, आप तो दृष्टिबाधित हो, तो आपको ऐसा कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उसके अभिभावकों को डॉक्टर को बोलो नहीं आपका बच्चा नहीं देख पा रहा है तो आप ले जाओ डॉक्टर के पास भेजो, हमारे पास विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजो, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी, इकबाल को आगे वाली सीट पर बैठना चाहिए। क्या इकबाल को बैठा दो, बेचारा तो वो पहले से दृष्टिबाधित है, क्या है डियर, वो दृष्टिबाधित है, तो उसको आगे बैठा दोगे तो कौन सा वो बेचारा देख लेगा, तो नहीं देख पाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर बचा ही कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कक्षा में नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्भर करना, कि आप उसको भूमिका निर्भर करवाओगे तो उससे वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें को सुन पाएगा, सुन करके वो क्या करेगा, उसकी समझ बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। कोई कक्षा 5 का रमेश है, वो जंतु को पढ़ाने के लिए क्या करना, नाटक का उपयोग करना, उसे क्या करना चाहिए। पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करना चाहिए, कि पहले ही लिखा हुआ नाटक है इसको चयन कर लो, इसके बाद ऐसा ऐसा हम दिखा देते हैं। ऑप्शन बी क्या रहा है, स्वयं नाटक लिख कर उसे निर्देशित करें, हम नाटक लिख देते हैं, उसको आपको निर्देश देंगे, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, कि विद्यार्थी जो हैं वो स्वयं नाटक लिखें और उस पर अभिनय यानी एक्टिंग करें, उस पर रोल प्ले करें, मंचन करें। ऑप्शन नंबर डी, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजे, कि जो पहले थे मंच पे दर्शाया गया हो उसको क्या करें, चयनित करें। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, आप लोग जरा सा क्या करोगे, तो वो जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो पहले से नाटक लिखा हुआ है उस पर जो पहले से उस पर दिखाया गया है उसके लिए आप कहेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये देखो पहले से जो मंचित है और जो पहले से अभिनय किए हुए हैं उसका वो जंतुओं को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर जंतु के बारे में पहले से नाटक पे उस पर बना हुआ है और क्या हो उस पर पहले से नाटक किया हुआ है, तो उसको देखने से बच्चों को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समझ बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जल पर परिचर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों को से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। वो जल पे चर्चा कर रही है और विद्यार्थी को बोल रही है आप आकाश पर चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा। आपको पता है कि हरा रंग कैसा होता है, आकाश में होता है, हरे हरे होते हैं। और उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को अब क्या करना चाहिए, जो शिवांगी उसकी टीचर है उसको क्या करना चाहिए, उसको सृजनात्मक की सराहना, जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी को सराहना देनी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, क्या उसको बता दोगे कि आकाश
हरा रंग का नहीं नीला रंग का होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करना चाहिए, कि विद्यार्थियों जाओ आकाश का अवलोकन करके आओ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, या आप बता दो कि जो हमारा आकाश होता है वो क्या होता है, काला होता है, क्योंकि न हरा होता है। तो आप विद्यार्थी से कहो कि जाके आप आकाश का अवलोकन करो, देख लो कि हमारा आकाश होता है वो किस रंग का होता है, काला होता है, नीला होता है। वो जो स्वयं से देखेगा और उसको देख करके फिर बनाएगा तो उसकी समझ ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आज का कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस के एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है। कोई भिखारी लड़का है उसके देखकर उसकी समझ जो अवलोकित की है उसको साझा कर रही है करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते, उसके जो मम्मी पापा हैं पेरेंट्स हैं उसको पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को कैसे जवाब देंगे, यदि आप शिक्षक हैं तो आप विद्यार्थियों को कैसे जवाब देंगे। क्या आप उसे सुनेंगे और अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे या रहेंगे, कि आपने उसको सुन लिया और आपको पाठ योजना में उसको सीमित रहना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करें कि हमारे भारत में कैसी भिखारी की व्यवस्था है, कहाँ पे क्या है। मुंबई में आते हैं बढ़िया फॉर्च्यूनर से आते हैं, फिर ड्रेस व्रेस पहन करके क्या करते हैं, फिर भीख मांग के फिर अपने गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। क्या वैसी यदि कहाँ पे ज़्यादा गरीबी है वहाँ की स्थिति क्या करना है, तो जैसे वहाँ पे भिखारी है उसका आप व्याख्या करोगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इस विषय को शिक्षार्थियों के साथ अलग में चर्चा करोगे। नहीं चलो ये भिखारियों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आपने अच्छा अवलोकन किया और क्या करो, उसका सराहना करो। अब पूरी कक्षा में आपको उसके भिखारी पर चर्चा करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उसकी जो अवलोकन है उसका आप सराहना करेंगे और सभी अलग से नहीं चर्चा करेंगे, आपको कक्षा में चर्चा करनी है ताकि सभी विद्यार्थी एक साथ होकर के समझ सके, सुन सके, जान सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। वो जो पर्यावरण के विद्यार्थी हैं उसको क्या पसंद किया जाएगा, क्या चित्रकला और शिल्पकला। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एकल कार्य, कोई अलग अलग दे दो सबको, अकेले के लिए बैठ के कह रहे हैं। गृह कार्य एवं आकलन, आपके घर के लिए काम कर दो। पाठ का स्पष्ट सारांश, कि आपके पाठ का ये सारांश है, ये सारांश है। जो कक्षा 5 के जो बच्चे होते हैं उसको चित्रकला एवं शिल्पकला आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा पसंद किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलिए। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।